हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। मैं हूं अफसाना और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी, स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोलाई, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप सेल का ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और ये सारी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की एक वीडियो है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की एक वीडियो है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, ये सारे एक वीडियो में हैं। साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, माइक्रोबॉडीज़, ये सारे जो हैं वो एक वीडियोज़ में हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। तो चलिए बिना देर किए न्यूक्लियस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डिस्कवरी की और स्टेनिंग की। जो पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसको स्टेन किया गया बेसिक डाई से। बाद में फ्लेमिंग ने इसका नाम जो है वो क्रोमैटिन दिया। उसके बाद हम इसके कंटेंट को देखेंगे। अगर हम लोग इंटरफेज न्यूक्लियस को देखेंगे, जहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता, तो उसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो क्रोमैटिन होता है, दूसरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स और तीसरा न्यूक्लियोलाई। जो क्रोमैटिन होता है वो हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। मैट्रिक्स जो है उसका फ्लूइड कंटेंट होगा। न्यूक्लियोलाई, जिसका सिंगुलर जो है वो न्यूक्लियोलस है, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक स्फेरिकल बॉडी है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, उसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है और दोनों जो लेयर होती हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं। पैरेलल मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके बीच की जो दूरी होती है वो 10 to 50 नैनोमीटर होती है, जिसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो प्रोवाइड करता है बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब ये कि जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें हैं और जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, इन दोनों को अलग करने का काम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही करता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ही करता है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो यूजुअली कंटिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है जो न्यूक्लियस के कंटिन्यूस में होता है। तो इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन है उनमें भी कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसके बीच बीच में इंटरप्शन होते हैं बाय माइन्यूट पोर्स, जो कि बनते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। ये माइन्यूट पोर्स क्या करते हैं, ये माइन्यूट पोर एक्चुअली पैसेज होते हैं जो कि मूवमेंट कराते हैं आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, जो कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। मतलब ये कि जो न्यूक्लियस के दरमियान में भी इनका मूवमेंट हो सकता है और ये न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकता है, यानी साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है। और ये सारे काम जो है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो एक न्यूक्लियस पर सेल भी हो सकता है। जनरली ऐसा ही होता है, एक न्यूक्लियस पर सेल होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जिनको हम लोग सिंसीशियम बोलते हैं। जैसे कि कोकोनट वाटर एंड वाइट जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, इसी वजह से इनमें बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ सेल में, कुछ मैच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इरिथ्रोसाइट्स का, यानी आरबीसी का, मैमल्स के आरबीसी का, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और सीव ट्यूब का, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा भी था कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हम लोग ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट को लेते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पहली बात ये कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सेल के अंदर फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पहला तो न्यूक्लियोलस है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं, और दूसरा है क्रोमैटिन। तो वन बाई वन करके इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसके जो कंटेंट होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोलस है वो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और मेम्ब्रेन ना होने के कारण इस न्यूक्लियोप्लाज्म का जो फ्लूइड है और न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो दोनों से एक दूसरे के कंटिन्यूस होता है, क्योंकि इनमें कोई बैरियर, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता न्यूक्लियोलस में।
अगर हम लोग न्यूक्लियोलाई के फंक्शन की बात करें तो ये साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के। तो जहाँ पर आरएनए या प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी वहाँ पे न्यूक्लियोलाई लार्जर होगा और मोर न्यूमरस होगा उस जगह पर। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या है? तो इंटरफेज न्यूक्लियस में एक कुछ जो है लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो क्रोमैटिन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? तो पहला है डीएनए, फिर बेसिक प्रोटीन जिसको हम लोग हिस्टोन बोलते हैं। हिस्टोन के ऊपर ही जो है डीएनए रैप्ड होता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन किस लिए होते हैं? डीएनए को फर्दर जो है वो क्रोमोसोम में तब्दील करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और फिर आरएनए मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो कुछ डिफरेंट स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन में जो शो करते हैं कि स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम। आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्रोमोसोम किस स्टेज में, किस सेल डिवीजन के स्टेज में अच्छे से विजिबल होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम ईजिली जो है वो पढ़ सकते हैं। जो एक सिंगल ह्यूमन सेल होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लंबा डीएनए होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो हमें डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देता है। आप बताइए मुझे कौन से स्टेज में दिखाई देता है? तो जो डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम दिखाई देता है उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मौजूद होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का जो है वो सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के साइड में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्क शेप का होता है, उसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। और जो सेंट्रोमेयर होता है वो 2 क्रोमैटिड को होल्ड करके रखता है। क्रोमैटिड किसको कह रहे हैं? जो सिंगल पीस ऑफ क्रोमोसोम होगा ना, जो ये सिंगल पीस दिख रहा है ये डबल हो गया ना, एक सिंगल पीस को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। तो 2 क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम जो है वो सेंट्रोमेयर का होता है। तो आप पूछेंगे काइनेटोकोर का तो आप फंक्शन आपने बताया नहीं। तो काइनेटोकोर का फंक्शन जो है एक्चुअली सेल डिवीजन में ही हेल्प करता है। तो काइनेटोकोर एक्चुअली क्या करता है? एक तरफ से स्पिंडल फाइबर से ये अटैच होता है। एनाफेज स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर लगता है क्रोमोसोम से वो इसी जो है स्ट्रक्चर से लगता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो पोल की तरफ होता है वो सेंट्रियोल होता है। उसके अलावा क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन होता है जो कि नॉन स्टेनिंग होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इसका एक कांस्टेंट लोकेशन होता है और ये एक अपीयरेंस इसका जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स की तरह होता है। तो ये सैटेलाइट इसको कहते हैं क्योंकि ये सैटेलाइट की तरह ऊपर में होता है ना, ऊपर में इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऊपर में जो दिखाई दे रहा है आपको वो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट की तरह ही दिख रहा है। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड देन टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रियोल होता है वो बिल्कुल बीच में होते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर हम लोग सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो इनमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल होता है जिसकी वजह से जो इनका अपर आर्म हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है और जो नीचे वाला आर्म होता है वो ऊपर वाले आर्म से थोड़ा सा लंबा होता है जिसकी वजह से एक आर्म शॉर्ट और एक आर्म जो है वो लॉन्ग हो जाता है। अगर हम लोग तो एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल एंड की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से एक आर्म जो है वो बहुत छोटा हो जाता है और दूसरा आर्म उस छोटे वाले आर्म के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर हम लोग टीलोसेंट्रिक की बात करें तो टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है जिसकी वजह से जो शॉर्ट आर्म है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब एक्रोसेंट्रिक से भी ज़्यादा शॉर्ट आर्म हो जाएगा टीलोसेंट्रिक में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।